बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हमारा एंटीबायोटिक का नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है सेफलोस्पोरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी डेली लाइफ में क्लिनिकल वर्क के हवाले से, क्लिनिकल यूज़ के हवाले से अगर बात कर लें तो उस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेफलोस्पोरिन जो है ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक की क्लास में आ रही होती है और दूसरी हम जो इसको हमने बीटा लैक्टम रिंग वाली एंटीबायोटिक के बारे में भी हम जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हमने देखा कि सेफलोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग वाली क्लास के अंदर भी आ रही, तो इसलिए ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक भी है और साथ साथ सेमी बीटा लैक्टम रिंग इसके अंदर मौजूद होता है। अब इसके चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं पहले कि सेफलोस्पोरिन को जो हमने ड्राइव किया है वो सेफलोस्पोरिन सी से ड्राइव किया है, जो कि ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम सेफलोस्पोरिनियम, यानी इस माइक्रोब से इसको हासिल करने के बाद हमने सिंथेसाइज किया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो एक्टिविटी है, बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, या इसको स्पेक्ट्रम के हवाले से अगर बात कर लें तो पेनिसिलिन से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन ला रहे होते हैं। पेनिसिलिन से ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रही होती है। उसके बाद इसकी अगर केमिस्ट्री की अगर बात कर लें तो इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, खास तौर पे इसकी पोजीशन, इसके रिंग पोजीशन नंबर 7 कार्बन के ऊपर आके हम जो साइड चेन होती है उसके ऊपर आके, यानी कोई नई चेंज अगर उसके अंदर एडअप कर देंगे तो इस तरीके से एंटीबायोटिक की जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी वो उसको आल्टर कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर हम थर्ड पोजीशन पे इसी तरह की कोई चेंजिंग करें तो फॉर एग्जांपल ये थर्ड पोजीशन यानी डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग है, इसके ऊपर आके हम अगर चेंजिंग ला रहे हैं, कोई नया ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो साथ साथ उसकी बेस पे हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरियल एक्टिविटी देखी है, पोजीशन 7 पे अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और अगर हम पोजीशन 3 पे हम मतलब चेंजिंग ला रहे हैं तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक बदल रहे हैं, यानी उसकी फार्माकोकाइनेटिक से क्या मुराद है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये वाली जो पैरामीटर आप हमने पढ़े हैं उसके ऊपर जो है ना इसका इफेक्ट आ रहा होगा। आगे उसके बाद है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने पेनिसिलिन वाला भी सेम मैकेनिज्म इधर भी पढ़ना है, तो क्योंकि सेम क्लास है तो उधर हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर पहले देखें ताकि आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लाइन में बात करेंगे कि ये सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे काम करेगी, यानी इस पाथवे को, इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपना एक्शन शो कर रही होगी। तो इसी बेस पे वो बैक्टीरिया की जो है ना जो इसकी एक्टिविटी हो इसको हम बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे, यानी इसी बेस पे जो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है ये वो मुकम्मल तौर पे बैक्टीरिया जो है ना किल हो जाएगा। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट कैसे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। सबसे पहली तो ये बात है कि ये टारगेटेड जो प्रोटीन है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके अंदर अल्ट्रेशन यानी इसके अंदर चेंज आ जाती है, इस बेस पे वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक की है एंटीबायोटिक एक्टिविटी ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक जो हमने पढ़ी है, पीछे भी पढ़ी थी, तो ये जाके जो है ना डायरेक्टली हमने इसके मैकेनिज्म में देखा था कि ये जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है। तो जब इसके अंदर यानी इसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाएगी तो कोई भी एंटीबायोटिक हम जब दे रहे होंगे तो उसकी जो है ना नॉर्मल एक्टिविटी फिर नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग। उसके बाद है इम्परमेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक टू साइट ऑफ एक्शन, कि इम्परमेबिलिटी उसके अंदर चेंजिंग आ गया है, तो हमारी एंटीबायोटिक उस स्पेसिफिक टारगेट एरिया तक पहुंच नहीं पा रही, यानी उसकी परमेबिलिटी के अंदर फर्क आ गया, तो उस बेस पे भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है सेफलोस्पोरिनेज, यानी ये एंजाइम डेवलप कर लेता है माइक्रो बैक्टीरिया, तो जिसकी बेस पे हमारी जो एंटीबायोटिक होती है उसका फायदा नहीं हो पाता, यानी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तक जो है ना हमने सेफलोस्पोरिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। आगे इसकी क्लासिफिकेशन है, तो जनरेशन वाइज हम इसको देख रहे हो, तो जनरेशन हम किस बेस पे बना रहे होते हैं। जनरेशन सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को देख रहे होते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को देख रहे हैं, यानी कौन सी ड्रग पहले डिस्कवर हुई है, कौन सी बाद में हुई है, उसी बेस पे हम जनरेशन 1 2 इस तरीके से नाम दे रहे होते हैं, या उसके स्पेक्ट्रम की बेस पे कि उसका अगर नैरो स्पेक्ट्रम है
या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसी बेस पे जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन जनरेशन बना रहे होते हैं। और दूसरी बात यानी थर्ड बात ये है, पोटेंसी को देख लेते हैं कि हाई पोटेंट ड्रग एक क्लास में है, लो पोटेंसी वाली उसको सेकंड क्लास के अंदर हम लिख रहे मतलब ले रहे होते हैं। तो इसी बेस पे इन तीन एस्पेक्ट को देखते हुए हम इसकी जनरेशन तैयार कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, थर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्फेलोज़ोलिन है जो कि पेरेंटल रूट से यानी पी से पेरेंटल, ओ से होगा ओरल रूट, तो ये इसको हम पेरेंटल रूट के जरिए से दे रहे होते हैं। तो ओरल रूट के जरिए सेफालेक्सिन है और सेफाड्रोक्सिल है, ये हम जो है ना कैप्सूल की फॉर्म में हम देख रहे होते हैं। तो यानी ओरल रूट के जरिए से इसको देते हैं। इसी तरीके से थर्ड सेकंड जनरेशन जो हमारे पास है इसको पेरेंटल रूट के जरिए से हम दे रहे हैं। इसके अंदर है स्पिरोक्सियम है, और ओरल रूट के जरिए से जो दे रहे हैं वो सेफाक्लोर है और सेफ्रोल्जिल है। ये जो दो ड्रग है जिसको हम ओरल रूट के जरिए से दे रहे थे। और थर्ड जनरेशन की अगर बात कर लें तो इसके अंदर जो पेरेंटल रूट से दे रहे हैं वो है सेफोटॉक्सिन है और सेफोट्राइक्सिन है और सेफ्ट्राइक्सोन है। ये हम पेरेंटल रूट यानी इंजेक्शन के जरिए से दे रहे होते हैं। और इसी में ओरल रूट के जरिए से सेफेक्सियम है, सेफाडिनिड है और सेफ्टिब्यूटिन है, यानी ये तीन ड्रग है जो ओरल रूट के जरिए से हम दे रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास फोर्थ जनरेशन है, इसके अंदर पेरेंटल रूट के अंदर ही हम दोनों दे रहे हैं, सेफीपाइम है और सेफीपिरोमिन है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात कर लें तो इसके अंदर पेरेंटल रूट के जरिए से हमारे पास तीन ड्रग हैं, जिसके अंदर है सेफ्टेरोलिन है और सेफ्टोबाइपोरोल और मिडोकार्लिनिल है। तो ये यहाँ तक जो है ना हमने इसकी क्लासिफिकेशन देख ली है। चांद जो है ना हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग का जिक्र किया है जनरेशन वाइज, लेकिन आप अपनी बुक से टेक्स्ट बुक से जो है ना इसकी जो बाकी रिमेनिंग ड्रग्स हैं आप उधर से देख सकते हैं। नहीं तो हम जो है ना आपको इसको लेक्चर में आपको स्केच की फॉर्म में भी इसकी क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद जो है ना हम जनरेशन वाइज हम देख रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन तो आप उधर देख रहे होते हैं या मतलब टेक्स्ट बुक से देख सकेंगे या इसका स्केच आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो अब फर्स्ट जनरेशन के चंद एक पॉइंट हैं कि किस बेस पे हमने जनरेशन वाइज जो डेवलप की है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक हमने डिस्कवर की थी वो 1960 के अंदर जो है ना पहली दफ़ा हमने इसको डिस्कवर किया था। तो इसकी अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रही थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चंद एक थे यानी उसके अगेंस्ट अगर बात कर ले तो बहुत कम एक्टिविटी इसकी शो हो रही थी। उसके बाद आ गया जिस तरह इसकी प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप से क्या मुराद होती है कि कोई भी ड्रग उसकी बाकी रिमेनिंग क्लास की पूरी रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है, यानी उसका मैकेनिज्म, उसका जो एक्शन हो रहा होगा, उसके डेवलपमेंट जो भी है वो सारी क्लास की ड्रग ही उसी तरीके से इफेक्ट दे रही होगी। तो इसलिए हम इसको प्रोटोटाइप ड्रग बोल रहे थे। तो इसके अंदर हमारे पास है सेफोजुलिन है जिसको हम आईवी या आईएम रूट के जरिए से दे सकते हैं, और ज्यादातर मिल टाइप की जो है ना पेन वाले इन्फेक्शन के अंदर हम इसको दे देते हैं। इसकी हाफ लाइफ की अगर बात कर लें तो ये 2 आवर होती है, क्योंकि ये ट्यूबलेस सिक्रीशन के जरिए से स्लो जो है ना रिलीज आउट हो रही होती है। उसके बाद आगे बात सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन होती है, अब जैसे जैसे हम ये डिस्कवर करते गए हैं ना, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से जो है ना ज्यादातर इन्फेक्शन देखने को मिले, उनके जो है ना क्रॉनिक किस्म के ज्यादा सीरियस किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। तो इसलिए हमने जो डेवलप कर रहे हैं अब हम ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट जनरेशन के अंदर देखा कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी कम थी एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड जनरेशन की ज्यादातर जो एक्टिविटी होगी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगी, लेकिन अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव जो है ना बैक्टीरिया की एक्टिविटी के उसके अगेंस्ट जो है ना इसकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज जाएंगे ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्राम पॉजिटिव की अगेंस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मोर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड यूजफुल इन रेजिस्टेंस केस, यानी जिसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी है फर्स्ट जनरेशन के अगेंस्ट। तो उस जगह पे यानी उस तरह के पेशेंट या उस तरह के इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन वीकर फॉर पॉजिटिव,
वही आपको बात की है कि अब जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज बात कर रहे होंगे तो उसी तरीके से बैक्टीरिया की यानी इस ड्रग की जो एक्टिविटी होगी ग्राम नेगेटिव की अगेंस्ट तो बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव की अगेंस्ट थोड़ी सी कम होती जाएगी। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इनके अगेंस्ट है, मतलब ये है कि ओरल रूट के जरिए से जब हम दे रहे होंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन गुड अच्छी होती है। और ये किस किस इन्फेक्शन के लिए, किस किस डिजीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईएनटी इन्फेक्शन है या स्किन इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्ड जनरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी जनरेशन है। इसको जो है ना 1980 के अंदर हमने जो है ना डिस्कवर किया, यानी इसको सिंथेसाइज किया। तो इसके अगेंस्ट जैसे जैसे वही बात आ गई कि जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज आगे चलते जाएंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव के अगेंस्ट कम होती जाएगी। तो हाईली एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिस तरह एग्जांपल में इंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट है। तो सम मेंबर क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस कर सकती है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं इसी क्लास की यानी थर्ड जनरेशन की, तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकती है। तो इसी बेस पे हम इसको मेनिंजाइटिस के केस में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास है सेफडिनिर है, जो गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग एजेंट, यानी जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टम एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो है ना उसके अगेंस्ट गुड एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी रखती है। उसके बाद आगे हमारे पास फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन इसके अंदर है सेफिपाइम, हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेज, हाईली इफेक्टिव, यानी ये ज्यादातर हमने केस पढ़ा था कि कुछ इंटेरोबैक्टर है यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसी तरह मेथिसिलिन, स्टेफिलोकोकस एरियस, ये जो है ना हमने रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी कुछ देखा था। तो इसके अगेंस्ट भी जो है ना काफी हद तक ये ना इफेक्टिव होती है। या ऐसे बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी जो है ना ये कामकारी होती है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की अगर बात कर लें तो ये जो है ना हमारे पास जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी पेनिसिलिन काम नहीं कर रही थी यानी रेजिस्टेंट हो चुकी थी, तो उसके अगेंस्ट हमने ये जो है इस्तेमाल किया, यानी ये किल द MRSA क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एरियस, ये बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट या अदर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये एडवांस जो है ना जनरेशन है, तो ये ज्यादातर किसके अगेंस्ट यूजफुल है, रेजिस्टेंट एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट के साथ कोई भी या पेशेंट रह रहा है या पेशेंट के साथ वाले रह रहे हैं तो उस दौरान किसी किस्म के अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमने ये देखा कि इसके जनरेशन वाइज कुछ प्रॉपर्टीज जैसी है, इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। उसके बाद बात आ गई है इनके एडवर्स इफेक्ट, यानी एडवर्स इफेक्ट इनके यूजेस की बात करें तो यूजेस वही है, बस ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के गैस ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो हम इसके इन्फेक्शन पेनिसिलिन के अंदर भी देखे हैं, तो जहाँ पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाती थी वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब जिस तरह यूजेस तकरीबन मिलते जुलते हैं तो पेनिसिलिन के साथ इसके एडवर्स इफेक्ट भी मिलते जुलते हैं, जैसे है यानी पेन आफ्टर IM, या जब हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो उसके बाद उस एरिया के अंदर जो है ना हमें पेन की सेंसेशन हो, यानी पेन पर हो रहा होगा, फीलिंग हो रही होगी। उसके बाद डायरिया की कंडीशन होती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये जो है ना हमने आज का जो टॉपिक हमारा सेफेलोस्पोरिन वाला ये हमने कंप्लीट किया। अगर इसमें से अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम आपका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी टीम का एफर्ट आपके लिए किस तरह अच्छा साबित हो रहा है, तो आप बताएंगे हमें। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि उनका भी फायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।